हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप ऑफ सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन बाय बीसी पुनिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सोयल एज अ थ्री फेज सिस्टम। तो जो सोयल होता है वो एक थ्री फेज सिस्टम होता है। अ सोयल मास इज अ थ्री फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड सोयल ग्रेन्स, वाटर एंड एयर। सो सोयल मास एक थ्री फेज सिस्टम है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वाटर है और एयर है। द void space between the soil grain is filled partly with water and partly with air। और जो void space है हमारे soil grains के बीच में वो कुछ पानी से भरी हुई है और कुछ उनमें एयर है। However, if we take a dry mass soil mass, the voids are filled with air only। अगर हम एक ड्राई सोयल मास लेते हैं तो उसके जो वर्ड्स होंगे उसमें सिर्फ एयर होगी, क्योंकि वो ड्राई है तो पानी उसमें नहीं होगा। इन केस ऑफ परफेक्टली सेचुरेटेड सोयल द voids आर फिल्ड completely विद वाटर। सो जो परफेक्टली सेचुरेटेड सोयल है उसमें voids क्या है, आर फिल्ड विद completely वाटर। So in general, the soil mass has three constituents which do not occupy separate spaces but are blended together, forming a complex material। तो जो soil mass है वो थ्री है, उसके अंदर तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपस में ब्लेंड हो रखे हैं और एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना हुआ है। तो कुछ हमारा ऐसा है, सोयल मास में वाटर भी है, सॉलिड्स भी हैं और एयर भी है। उसको हम एक थ्री फेज सिस्टम में दिखा सकते हैं जिसमें ये हमारा सॉलिड्स है जिसकी वॉल्यूम वी एस है, ये हमारा वाटर है जिसकी वॉल्यूम वी डब्ल्यू है और ये हमारा एयर है जिसकी वॉल्यूम वी ए है। तो वी ए प्लस वी डब्ल्यू हमारा वी वी हो गया और वी वी प्लस वी एस हमारा वी, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोयल मास हो गया। ऐसे ही वेट्स पर अगर हम बात करें तो वेट्स पर टोटल वेट ऑफ सोयल मास हमारा डब्ल्यू है और सॉलिड का वेट हमारा डब्ल्यू डी है, वाटर का वेट हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू है और एयर का वेट एक्चुअली जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑफ वॉइड्स इक्वल हो गया हमारा वेट ऑफ वाटर के। तो ये था हमारा 2.1 एज अ थ्री फेज सिस्टम। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। सो फिगर 2.1 soil as a three phase system, the properties of which depend upon the relative percentage of these constituents, their arrangement and variety of other factors। For calculation purpose, it is always more convenient to show these constituents occupying separate spaces, as shown in figure 2.1b1 and figure 2.1b2। तो ये हमारी फिगर 2.b1 है और ये हमारी फिगर 2.b2 है। अब as shown in figure 2.b1, the total volume V of the soil mass consists of volume of air Va, volume of water Vw and volume of solid Vs, and thus volume of void Vv is therefore equal to volume of air plus the volume of water। सो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ void है वो हमारी इक्वल है वॉल्यूम ऑफ एयर के प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के। आगे चलते हैं। सिमिलरली फिगर 2.1b shows the weights। The weights of air is considered to be negligible। अब जो वेट ऑफ एयर होता है वो हम जीरो नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। Hence the weight of the total void is equal to the weight of the water। तो उससे होगा क्या कि वेट ऑफ void जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ वाटर के। अब आगे चलते हैं। सो the weight of solid is represented by Wd, which is evidently equal to dry weight of the soil sample। So the total weight W of the moist sample is therefore Ww plus Wd। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ सोयल मास क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। अब वेट ऑफ एयर तो जीरो है, तो यानी कि टोटल वेट ऑफ सोयल मॉइस्ट सोयल क्या होगा हमारा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। तो इसका मतलब ये हुआ
अब हम 2.2 पर आते हैं, वाटर कंटेंट, डेंसिटी एंड यूनिट वेट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर कंटेंट को। सो द वाटर कंटेंट W, also called the moisture content, is defined as the ratio of weight of water WW to the weight of solids WS or W3 in a given soil mass। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा वाटर कंटेंट है, वो हमारा इक्वल होगा रेशियो ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, या तो उसको हम WS से रिप्रेजेंट करेंगे या हम WD से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि W इज इक्वल टू WW बाय WD इंटू 100 to represent in percentage. Now, the water content is generally expressed as a percentage. However, when used in formula giving relationship between certain quantities, it may also be expressed as a fraction. अब हम इसको फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी इक्वेशन 2.1 है। जब हम रीराइटिंग इक्वेशन 2.1 वी हैव, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो हमारा W है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि वेट ऑफ मॉइस्ट सोयल क्या होगा, वेट ऑफ ड्राई सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। तो हम इसकी जगह वेट ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं टोटल वेट माइनस WD इज इक्वल टू WW। तो हमने वही चीज यहाँ पुट करी, स्मॉल w यानी कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W माइनस WD डिवाइडेड बाय WD। न्यूमरेटर को हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आता है W बाई WD माइनस 1 इंटू 100, और इसको हमने बोला इक्वेशन 2.1a। सो द यूजुअल प्रोसीजर टू फाइंड द नेचुरल वाटर कंटेंट इज टू टेक अ मास ऑफ अबाउट 20 ग्राम टू 30 ग्राम ऑफ सोयल सैंपल in a container and determine its mass m very accurately. Now the soil sample is then kept in an oven 105 degrees centigrade to 110 degrees centigrade for about 24 hours so that it becomes perfectly dry. Its dry mass md is then determined and the water content is calculated from the relation. अब यहाँ ये क्या कह रहा है कि हम वाटर कंटेंट फाइंड कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 20 से 30 ग्राम का एक सोयल सैंपल लेंगे, उसको हम ओवन ड्राई कर देंगे। ओवन ड्राई का मतलब है कि हम उसको 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उसको 24 आवर के लिए रख देंगे। तो वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद हम उसका वेट लेंगे, वो होगा हमारा ड्राई मास md। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अब वाटर कंटेंट कैसे निकलेगा, mw यानी कि मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय md मास ऑफ द ड्राई सोयल जो ओवन ड्राई होने के बाद निकला इनटू 100। अब यहाँ पर mw कैसे निकालें, क्योंकि mw तो पानी है जो उड़ चुका है, इवेपोरेट हो चुका है। तो उसको निकालना कैसे निकालेंगे, हमने जब सोयल सैंपल लिया था 20 से 30 ग्राम का, तो उसका हमने वेरी एक्यूरेटली मास m फाइंड किया था। तो हम क्या करेंगे, मास m माइनस md कर देंगे, तो वो हमें मास ऑफ वाटर जो उड़ चुका है वो देगा। तो वही हमने यहाँ किया, m माइनस md डिवाइडेड बाई md इंटू 100 इज इक्वल टू m बाई md माइनस 1 इंटू 100। तो ये बेसिकली हमारा 2.1 बी इक्वेशन है। अब इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, water content W dash is defined as the ratio of weight of water to the total weight of the soil mass। अब जियोलॉजी और एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या है, वाटर कंटेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वहां पर डेफिनेशन हमारी क्या है, वहां हमारी डेफिनेशन है W डैश इज इक्वल टू WW वेट ऑफ वाटर, ये तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमने हमारे इंजीनियरिंग में लिया था वेट ऑफ सॉलिड्स, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं टोटल वेट ऑफ द सोयल मास इनटू 100। तो यहाँ पर हमारी जो वाटर कंटेंट की डेफिनेशन बनती है जियोलॉजी और एग्रीकल्चर में, वो हमारी बनती है mw बाई m इंटू 100। तो इन ऑर्डर अब इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता जियोलॉजिस्ट ने हमें वाटर कंटेंट अपने टर्म्स में दिया हो और हमें इंजीनियरिंग में अपने टर्म्स में चाहिए होगा। तो इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन W एंड W डैश वी हैव फॉर्म इक्वेशन 2.1c। अब इसमें क्या है कि W डैश क्या है हमारा
mw बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या आएगा, ड्राई सॉलिड्स एंड वाटर का मास। अब हमने क्या किया, इसका एक तरह से रेसिप्रोकल किया, 1/w' इज इक्वल टू, अब होगा क्या, ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो वही यहाँ पर हुआ अभी, mw प्लस md बाय mw। और अब हम देखेंगे यहां से हमारा ये क्या बना, mw बाय mw तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। और md बाय mw हमारा क्या हुआ, ये बेसिकली w की डेफिनेशन क्या थी, mw बाय md, तो ये एक तरह से रेसिप्रोकल हो गया। तो हमारे पास यहाँ रिलेशन आया कि जो जियोलॉजी वाला वाटर कंटेंट है जो हमें जियोलॉजिस्ट देगा, वो हमारा इक्वल होगा 1 प्लस जो इंजीनियरिंग का वाटर कंटेंट है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया दो फील्ड्स में। अब इसी को हमने रीअरेंज किया और फ्रॉम विच वी गेट w इज इक्वल टू w डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस w डैश। तो अब कल को कोई जियोलॉजिस्ट हमें अपना उनका वाटर कंटेंट देता है, तो उसको हम अपने इंजीनियरिंग वाटर कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमें ये मिल चुका है, w इज इक्वल टू w डैश 1 माइनस w डैश। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखें तो इसी को हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। अगर ये वैल्यू हमें परसेंटेज में दी है तो हम 1 की जगह यहाँ 100 ले लेंगे, तो w इज इक्वल टू w डैश डिवाइडेड बाय 100 माइनस w डैश। तो ये था हमारा पहला वाटर कंटेंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा डेंसिटी ऑफ सोयल। अब द डेंसिटी ऑफ सोयल इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोयल पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें पता ही है, मास पर वॉल्यूम होता है। अब डेंसिटी में हमारी सबसे पहली आती है बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी और मॉइस्ट डेंसिटी इज द टोटल मास m ऑफ द सोयल पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। अब देखो सोयल के दो तरह के मास हैं, एक तो है सोयल का मास जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर टोटल मास, और एक होगा हमारा सॉलिड का मास। ऐसे ही एक होगी हमारे पास सोयल की वॉल्यूम और एक होगी हमारे पास सॉलिड्स की वॉल्यूम, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर वो हमें बोलता है बल्क डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी हमारी है टोटल मास m ऑफ द सोयल पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। मतलब यहाँ सिर्फ सोयल मास की बात हो रही है, ऊपर भी सोयल का मास और नीचे सोयल की वॉल्यूम, मॉइस्ट सोयल की वॉल्यूम, तो वो हमारा बल्क डेंसिटी होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारे पास 10 रो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू m बाय v एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो डी से। सो द ड्राई डेंसिटी इज द मास ऑफ द सॉलिड्स पर यूनिट ऑफ द टोटल वॉल्यूम प्रायर टू ड्राइंग ऑफ द सोयल मास। अब इसमें चेंज हो गया है, इसमें क्या है, जो हम ले रहे हैं मास ऑफ द सॉलिड्स, मतलब कि ऊपर क्या है मास ऑफ सॉलिड्स है MDA, एंड लेकिन उसको डिवाइड कर रहे हैं हम टोटल वॉल्यूम से, जो भी टोटल वॉल्यूम थी जिसमें पानी की भी वॉल्यूम इंक्लूडेड थी। तो यहाँ लिखा भी है कि प्रायर टू ड्राइंग ऑफ द सोयल मास। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि जो रो डी है वो क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड्स MD डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोयल मास। तो ये हमारा ड्राई डेंसिटी है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स रो S। तो डेंसिटी ऑफ सोयल सॉलिड इज द मास ऑफ सोयल सॉलिड्स MD पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स VS। तो ये सिंपल है, यहाँ पर क्या है कि हम मास भी सोयल सॉलिड्स का ले रहे हैं, सॉलिड्स का मास, और वॉल्यूम भी हम सॉलिड्स की ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रो S आ जाता है मास ऑफ सोयल सॉलिड्स, या हम इसको MD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी किसकी, सॉलिड्स की, ना कि सोयल की, सॉलिड्स की। तो ये था हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। अब ऐसे ही हमारे पास आता है एक सेचुरेटेड डेंसिटी जिसको हम रो सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सोयल मास सेचुरेट हो जाता है, उसमें जो वॉइड्स हैं, एयर के वॉइड्स नहीं रहते, सिर्फ वॉइड्स में पानी होता है, तो वो कंडीशन को हम सेचुरेशन बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं।
तो जब हमारा सोयल मास सेचुरेटेड है, इट्स बल्क डेंसिटी इज बिकम soil saturated density. Thus, saturated density is the ratio of total soil mass of saturated sample to its total volume. तो इसमें क्या आया हमारे पास, टोटल सोयल मास ऑफ द सेचुरेटेड सैंपल टू इट्स टोटल वॉल्यूम। अब इसमें भी क्या है, अब क्योंकि सोयल मास वेट क्या होगा, एम डब्ल्यू प्लस एम डी, ठीक है, वो होगा हमारा सोयल मास का वजन, क्योंकि इसमें एयर का मास हम लेते भी नहीं है, टू इट्स टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या आएगा, वॉल्यूम में एयर की वॉल्यूम तो होगी ही नहीं, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो वो हमारे सेचुरेटेड डेंसिटी है। सेचुरेटेड डेंसिटी बस ये याद रखना है कि इसमें क्या है, पानी ही होगा, वॉइड्स में सिर्फ पानी होगा। अब ऐसे ही हमारे पास एक आता है सबमर्ज्ड डेंसिटी, रो डैश। तो सबमर्ज्ड डेंसिटी इज द सबमर्ज्ड मास ऑफ द सोयल सॉलिड्स एमडी सब पर यूनिट ऑफ द टोटल वॉल्यूम वी ऑफ द सोयल मास। अब इसमें क्या है, रो डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हम सबमर्ज्ड मास लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोयल मास करते हैं। अब ये सबमर्ज्ड मास क्या है, तो सबमर्ज्ड मास क्या होगा कि सबमर्ज्ड डेंसिटी और बुoyant डेंसिटी इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज रो डैश इज इक्वल टू रो सेट माइनस रो डब्ल्यू। तो अब सबमर्ज्ड डेंसिटी को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये होता क्या है, रो डैश होता है, ये इक्वल किसके होगा, रो सेट, जो भी हमने सेचुरेटेड डेंसिटी फाइंड करी ये वाली, माइनस कर देंगे जो भी डेंसिटी वाटर की होती है। यहाँ पर बेसिकली बोयंसी का कॉन्सेप्ट लगा, हमें चाहिए, हम इसमें माइनस कर रहे हैं हमारे वाटर के वेट को, तो उससे हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो इधर से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर विच मे बी टेकन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कैलकुलेशन पर्पस। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास आता है यूनिट वेट ऑफ सोयल मास। द यूनिट वेट ऑफ सोयल मास इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ये ऊपर बात थी डेंसिटी की, अब यहाँ पर फर्क है, इधर हम बात कर रहे हैं यूनिट वेट की, वहां बात कर रहे थे हम डेंसिटी की। अब देखते हैं, यहाँ सबसे पहले सेम ही रहेगा, बल्क यूनिट वेट गामा। सो गामा क्या है, बल्क यूनिट वेट और मॉइस्ट यूनिट वेट इज द टोटल वेट ऑफ द वेट डब्ल्यू ऑफ द सोयल मास पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम वी। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आया कि गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। अब ऊपर तो हम क्या बात कर रहे थे, ऊपर हम बात कर रहे थे मास की, यहाँ हम बात कर रहे हैं वेट की। तो जहां जहां मास था, अगर वहां हम रिप्लेस करते हैं उसके रिस्पेक्टिव वेट से, तो वो हमें यूनिट वेट दे देगा। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि सबसे पहले बल्क यूनिट वेट क्या होगा, जो भी वेट था हमारे सोयल मास का डिवाइडेड बाय जो भी उसकी वॉल्यूम थी, वो हमारा बल्क यूनिट वेट होगा। ऐसी हम बात करें ड्राई यूनिट वेट गामा डी की, तो ड्राई यूनिट वेट इज द वेट ऑफ द सॉलिड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोयल मास प्रायर टू ड्राइंग। सो गामा डी क्या होगा, डब्ल्यू डी बाय वी। ऐसे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, दैट इज यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स गामा एस। सो द यूनिट वेट ऑफ द सोयल सॉलिड इज द टोटल वेट ऑफ द सोयल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। तो ये सॉलिड्स की, ऊपर भी सॉलिड्स नीचे भी सॉलिड्स। सो ऊपर सॉलिड्स मतलब डब्ल्यू टी और नीचे सॉलिड्स मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वी एस। सो ये हमारे पास यूनिट वेट ऐसे आएगा। Thus, when the dry weight is reckoned with reference to the total original volume V, it is called dry unit weight. And when it is reckoned with reference to the volume of the solids, we get unit weight of the soil solids. यहाँ पर यही बात काफी अच्छे तरीके से समझाई हुई है कि अगर हम ड्राई वेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं विद टोटल ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो हमारा ड्राई यूनिट वेट बनता है। लेकिन अगर हम उसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं विद रेफरेंस टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो वो हमारा यूनिट वेट ऑफ सोयल सॉलिड बनता है। यही बात यहाँ पर अच्छे से लिखी गई है। सिंस द वॉल्यूम Vs ऑफ द सॉलिड डज नॉट अल्टर, गामा S इज कांस्टेंट। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो अल्टर करती ही नहीं है, तो गामा S तो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन सॉइल। सो वेयर एज गामा D कांस्टेंट नहीं रहेगा। गामा D कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि उसमें वॉइड्स की वॉल्यूम, जो वाटर की वॉल्यूम होगी, एयर की वॉल्यूम होगी, वो चेंज करेगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। अब सॉलिड्स की वॉल्यूम बराबर रहती है, बट उसमें जो वॉइड्स हैं उनकी वॉल्यूम, वॉइड्स में पानी है, एयर है, वो ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा, तो वो डिपेंड करेगा
कि इनिशियल वॉल्यूम कितनी है हमारे सोयल मास की, तो हमारा गामा डी तो चेंज कर सकता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन जो हमारा गामा एस है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ ये बात समझाई है, क्योंकि जो गामा एस है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है हमारे सॉलिड्स की, और जो गामा डी है वो डिपेंड करता है हमारे वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। अब सोयल मास कुछ भी हो सकता है, उसकी वॉल्यूम कितनी भी हो सकती है इनिशियल, तो इसलिए वो चेंज कर सकता है। आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा सेचुरेटेड यूनिट वेट। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था सेचुरेटेड यूनिट मास, यहाँ पर वेट है। तो जब सोयल मास सेचुरेटेड होगा तो उसकी जो बल्क बल्क यूनिट वेट होगा उसी को हम सेचुरेटेड यूनिट वेट बोलेंगे। द सेचुरेटेड यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सेचुरेटेड सोयल टू इट्स टोटल वॉल्यूम। तो ये कुछ नहीं है, जब हमारा वॉइड्स में पानी भर जाएगा तो जो भी बल्क डेंसिटी उसकी निकल के आएगी वही हमारी सेचुरेटेड यूनिट वेट होगी। बल्क यूनिट वेट जो निकल के आएगा वही हमारा सेचुरेटेड यूनिट वेट होगा। ऐसी हमारी सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या है, जब हम उसमें गामा डब्ल्यू को माइनस कर देंगे, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, गामा डैश होगा। सो ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरह से क्या है कि when the soil mass is submerged, weight of the soil solid is reduced due to buoyancy। जब हम हमारे सोयल मास को सबमर्ज करेंगे पानी में, वो तैर रहा है, तो क्या होगा कि पानी की वजह से, बुयंसी की वजह से जो वेट ऑफ सोयल सॉलिड्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो उसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड वेट। सो द सबमर्ज्ड वेट WD sub is therefore equal to the weight of the soil solids in air minus the weight of water displaced by the solids. Hence, submerged unit weight or the buoyant unit weight is also expressed as, हम यहाँ लिख सकते हैं कि गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये है हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा डैश इज द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सोयल solids WD sub per unit of the total volume of V soil mass। सो यहाँ पर आया हमारा गामा डैश इज इक्वल टू WD सब डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो फिक्स है, क्या है, वेयर गामा W इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। फॉर कैलकुलेशन पर्पस इन SI यूनिट, गामा W may be taken as 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब जब भी हमें गामा डैश निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लेट्स से गामा सेट हमें 18 दिया हुआ है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो हम गामा डैश कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 9.81 करके किलो न्यूटन पर मीटर कब कर देंगे, तो ये हमारा गामा डैश निकल जाएगा। तो ये है हमारा यहाँ तक का। अब हम आगे चलते हैं। सो अब इंटर कन्वर्जन बिटवीन द डेंसिटी एंड यूनिट वेट। In order to convert the density expressed in terms of gram per centimeter cube into unit weight kilonewton per meter cube, multiply the former by the 9.81। तो अब मान लो हमें क्वेश्चन में डेंसिटी दी है लेकिन हमें यूनिट वेट में आंसर करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर है, तो उसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81 के साथ, तो वो हमें यूनिट वेट दे देंगे, किसमें, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, एक तरह से ये हमारी थी डेंसिटी, उसको हमने 9.81 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये हमें मिल गई यूनिट वेट। तो जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी को 9.81 के साथ और हमें यूनिट वेट मिल जाएगा। वो यहाँ समझाया है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 9.81 इंटू 10⁻⁻6 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो बेसिकली 1 ग्राम है, तो ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट किया, किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, और सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। तो जब उसको सोल्व किया तो हमारे पास 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। तो अगर हमें यूनिट वेट निकालना है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में और डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, तो उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 9.81 के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा यूनिट वेट का। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी G is defined as ratio of weight of given volume of soil solid at a given temperature to the weight of equal volume of distilled water at that temperature।
both weight being taken in air. So specific gravity क्या है कि ratio of the weight of given volume of soil solid at a given temperature. हमने क्या किया है, जो हमारे soil solids की वॉल्यूम है उसका हम वेट रेशियो ऑफ, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या लिखा है कि रेशियो ऑफ द वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड to the weight of equal volume of distilled water at that temperature, both weight being taken in air. In simple word हम बोल सकते हैं कि ratio of unit weight of soil solid to that of water. तो हम कुछ नहीं कर रहे, G क्या होगा, G एक रिलेटिव है, जो भी हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड आया उसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ, तो वो हमें G देगा, ठीक है। तो इन इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज 27 डिग्री सेंटीग्रेड एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर रिपोर्टिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ वर्ड था कि एट अ गिवन टेम्परेचर, सो वो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सम क्वालिफाइंग वर्ड्स लाइक ट्रू, एब्सोल्यूट, apparent, bulk or mass etc. are sometimes added to the term specific gravity, like true specific gravity, absolute specific gravity, apparent specific gravity, bulk specific gravity, mass specific gravity. Now these qualifying words modify the sense of specific gravity as to whether it refers to soil particles or to soil mass. The soil solids have permeable and impermeable voids inside them, the permeable voids being capable of getting filled with water. If all the internal voids of soil particles, permeable and impermeable, are excluded for the determining the true volume of solids, the specific gravity obtained is called absolute or true specific gravity. The apparent or mass or bulk specific gravity Gm denotes the specific gravity of soil mass is given by Gm इज इक्वल टू गामा बाई गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या हुआ अब देखते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो सोयल सॉलिड्स हैं उसमें परमिएबल और इम्परमिएबल वॉइड्स होते हैं। अब परमिएबल वॉइड्स कैपेबल होते हैं कि वो फिल कर दिए जाए पानी के साथ, एंड इफ ऑल द इंटरनल वॉइड्स ऑफ सोयल, जितने भी वॉइड्स हैं सोयल के अंदर, अगर हम उनको एक्सक्लूड कर दें, वॉइड्स को अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास सॉलिड्स बचते हैं। तो अगर हम सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो वो हमारी होती है ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन अगर हम सॉइल मास की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो वो हमारी होती है एपरेंट और मास और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ट्रू, तो यहां हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट, या हम बोले ट्रू एब्सोल्यूट, मतलब कि वॉइड्स एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड वॉइड्स, तो वो हमें G देगा, और G जनरली फिक्स रहता है, लेट्स से 2.67। अब हमें Gm निकालना होता है, तो Gm कैसे निकलता है, Gm क्या है, Gm है हमारे सोयल मास की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सोयल मास की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इक्वल होगी हमारी गामा बाय गामा डब्ल्यू। अब ये गामा क्या है, गामा हमारी बल्क डेंसिटी है, बल्क यूनिट वेट है। So unless otherwise specified, we shall denote specific gravity G, defined by equation 2.7, that is this, gamma S by gamma W, as the specific gravity of soil solids. तो अगर हमें कहीं पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम specific gravity of soil solids क्या लेंगे, G लेंगे, that is absolute और true specific gravity, और soil mass की specific gravity को हम Gm से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होगा हमारा बल्क डेंसिटी बाय गामा डब्ल्यू। अब ये गामा कुछ भी हो सकता है, उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर टेबल 2.1 gives the value of specific gravity of some important soil constituents, specific gravity of soil constituents। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वार्ट्ज की 2.65 है, टैल्क की 2.7 है, केओलिनाइट की 2.64 है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 के आसपास ही हैं जो हमारे सोइल में यूज होते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पर, दैट इज 2.4, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट एपिसोड में।